हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एडवांस 2024 के पेपर 2 का, फिजिक्स का पेपर 2। पेपर 2 पेपर 1 के कंपैरिजन में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। पेपर 1 इजी टू मॉडरेट लेवल में था, पेपर 2 मॉडरेट टू टफ लेवल में है। तो यहाँ पर आईआईटी ने अपना जलवा दिखाया है, थोड़ा पेपर को टफ बनाया है और काफ़ी सारे क्वेश्चन एनालिटिकली सॉल्व होंगे। ज़रूरी नहीं है सारे क्वेश्चन हम न्यूमेरिकली ही सॉल्व करें। तो लेट अस सी कि हमारे पास क्वेश्चन कैसे हैं। पहला क्वेश्चन, अ रीजन इन द फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इन एक्स वाई प्लेन ऑफ हाइट एल हैज़ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अब क्या कहा है, अ कंडक्टिंग लूप पी क्यू आर, ये कंडक्टिंग लूप है पी क्यू आर इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ सेम हाइट एल इज प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन विथ इट्स वर्टेक्स पी एट एक्स इक्वल टू 0। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है और ये जो कंडक्टिंग ट्रायंगल है, ये एक ही पॉइंट पर वर्टेक्स पे टच कर रहे हैं टी इक्वल टू 0। The loop start entering the region of the magnetic field with a uniform velocity v. v velocity से ये enter करना शुरू करता है मैग्नेटिक फील्ड में along the positive x direction. The plane of the loop and its orientation remain unchanged throughout its motion. तो ये मोशन के दौरान ये चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है ये पहले देख लें। यहाँ पर कहा है which of the following graph best depicts the variation of induced EMF in the loop as a function of distance starting from x equal to 0। तो EMF किस तरह से इंड्यूस हो रहा है ये हमें पता करना है। तो पहले तो ये देखें, जैसे जैसे ये एंटर करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स इसके थ्रू बढ़ने लगेगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगेगी तो ये क्या करेगा, इसमें करंट इंड्यूस करेगा टू अपोज दैट चेंज। तो इस चेंज को अपोज करने के लिए अब जैसे जैसे ये एंटर करेगा, इनिशियली हम देख सकते हैं ये यहाँ से जब नेक्स्ट लेवल पे हम अगर बात करें तो ये वो रीजन है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इससे पास कर रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन होगा और जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट होगा ई, दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज किस तरह से होगा, जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा वी कुड सी वैसे वैसे ये एरिया जो है जिस रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है ये बढ़ता जा रहा है टिल द मोमेंट ये जब तक यहाँ नहीं पहुँच जाता। ये जब यहाँ पहुँच जाता है, इस सिचुएशन में देख सकते हो इस रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे ज़्यादा है और इसके वेरिएशन का रेट सबसे ज़्यादा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी सबसे ज़्यादा होगा। और यहाँ पर चूँकि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा होगा कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए यहाँ पर क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी। तो इनिशियली क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी। क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट उसको हम नेगेटिव करंट के फॉर्म में कहेंगे, यानी ईएमएफ, यानी 0 से L तक ये जो करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो नेगेटिव होगी। तो ये तो हमें इन चारों ग्राफ में दिख रहा है, यानी 0 से L तक के सेगमेंट में कोई चेंज नहीं है। ये ऑल 4 ऑप्शंस में पॉसिबल है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये ट्रायंगल जो है ये बाहर निकलने लगेगा। बाहर निकलने लगेगा तो यहाँ पर इस एरिया से ये जो फ्लक्स है ये यहाँ का कम हो गया, ये भी रीजन बाहर चला गया, यानी फ्लक्स के वेरिएशन का रेट अब घटने लगेगा। फ्लक्स के वेरिएशन का रेट घटने लगेगा तो करंट भी ईएमएफ भी रिड्यूस होने लगेगा। ईएमएफ रिड्यूस होने लगेगा जो हमें ए ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, परंतु डी में सडन चेंज दिख रहा है, यानी डी ऑप्शन गलत है, ये नहीं हो सकता। अब इसके बाद जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि ये जो पोर्शन है ये यहाँ पर आ गया, कुछ और नीचे आ गया, अब जो है जो इनवर्ड इसमें फ्लक्स था वो घटने लग गया। अब
ये जो है ट्रायंगल जो है ये बाहर आने लग गया। जैसे ही बाहर आने लग गया तो फ्लक्स अब रिड्यूस होने लग गया, इनवर्ट फ्लक्स। अब ये ऐसा करंट इंड्यूस करेगा कि आउटवर्ड फ्लक्स जनरेट हो, यानी ईएमएफ करंट जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगी, और एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट होगी, और वो कब तक इंक्रीज करेगी, जब तक ये यहाँ से बाहर नहीं निकल जाता। ये ट्रायंगल इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से जैसे ही बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ज़ीरो हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन हम यहाँ देख सकते हैं कि पहले ईएमएफ रिड्यूस होगा, फिर उसका सेंस चेंज होगा। ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही है। तो हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हमने न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं किया, एनालिटिकली क्वेश्चन को समझते हुए हमने सॉल्व कर दिया, क्योंकि ग्राफिकल सिचुएशन थी। इसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना कॉम्प्लिकेटेड है, हम उस कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में गए बना ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर हम ओवरऑल देखें, बेस्ड ऑन डायरेक्ट थ्योरी फार्मूला नहीं है, ये डायरेक्ट थ्योरी फार्मूले पे बेस्ड नहीं है। मोर देन वन चैप्टर का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, ये सिंगल चैप्टर के कॉन्सेप्ट में है। हैविंग मिसलीडिंग ऑप्शन, यहाँ पर जरूर ऑप्शन इस तरह से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, अगर हम चीज़ को एनालाइज प्रॉपरली नहीं कर सके तो रॉन्ग आंसर इसमें आने के पूरे चांसेस हैं। लॉन्ग स्टेटमेंट सॉल्यूशन और कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेट करने जाएं तो रियली ये कैलकुलेशन लॉन्ग है, लेकिन हमने कैलकुलेट नहीं किया है, हमने कॉन्सेप्चुअली इसे सॉल्व किया है, एनालिटिकली सॉल्व किया है, तो इसमें ऑब्वियसली जो कैलकुलेशन है वो लॉन्ग है। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन टाइप ये नहीं है, और ट्रिकी क्वेश्चन जरूर है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इसको हम मीडियम लेवल पे यानी वाई एन के बिटवीन रख सकते हैं। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन जो है ये इतना इजी नहीं है, ये मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में है। तो ओवरऑल इसका स्कोर हम देख सकते हैं 7 आउट ऑफ 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ बॉडी ऑफ मास m, जो m जो है वो क्या मच लार्जर देन स्मॉल m है। द पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r0 एंड टाइम पीरियड t0 अराउंड द मास m, देन द पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू एन एडिशनल सेंट्रल फोर्स corresponding to the potential energy Vc is ma upon r cube, where alpha is a positive constant of suitable dimension। यहाँ ये a नहीं है, ये अल्फा है, suitable dimension, and r is the distance from the center of the orbit. If the particle moves in the same circular orbit of radius r0 in the combined gravitational potential due to m and vc, but with a new time period t1, then t1 स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ये पता करना है। तो पहले अंडर ग्रेविटी है, तो अंडर ग्रेविटी तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है माइनस एम वी ओ स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें वी ओ की वैल्यू जो मिलेगी दैट इज अंडर रूट जी एम बाई आर के बराबर है। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो पहली सिचुएशन में टाइम पीरियड टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी ओ है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम। ये पहले टाइम पीरियड था। अब एक एडिशनल फोर्स है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी से अगर हम इस सेंट्रल फोर्स को फाइंड आउट करें तो ये एक एडिशनल फोर्स है वी सी इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। यहाँ यू की बजाय वी आर लिखा हुआ है, तो दैट इज माइनस डी डी आर ऑफ एम अल्फा अपॉन आर क्यूब। दिस इज इक्वल टू 3m अल्फा बाई आर टू द पावर 4। ये एक एडिशनल और फोर्स है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज टू फोर्सेस यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और ये नया फोर्स है, ये न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो अब जो सिचुएशन होगी सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी ओ डैश या वी ओ लिख दें सिर्फ, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस 3m अल्फा अपॉन आर टू द पावर 4।
तो यहाँ से m एलिमिनेट करें, एक r भी एलिमिनेट करें, तो ये वैल्यू हमें जो मिलेगी दैट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर माइनस 3 अल्फा ओवर आर क्यूब। तो यह v की वैल्यू है। तो न्यू टाइम पीरियड की बात अगर करते हैं हम t1 दैट इज 2 पाई r ओवर v दैट इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन रूट ओवर जी एम बाई आर माइनस 3 अल्फा बाई आर क्यूब। ये अब टाइम पीरियड है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, टी1 स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर अपॉन टी1 स्क्वायर। तो अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो है टी1 स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर अपॉन टी1 स्क्वायर। तो यहाँ से दिस इज 1 माइनस टी नॉट बाई टी1 इसका होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो 1 माइनस टी नॉट कितना है, 2 पाई आर रूट आर बाई जी एम है, और टी1 की वैल्यू जो है दैट इज 2 पाई आर बाई रूट ओवर जी एम बाई आर माइनस 3 अल्फा बाई आर क्यूब। तो इसे अगर पुट कर दें जी एम बाई आर माइनस 3 अल्फा बाई आर क्यूब, और इस पूरी क्वांटिटी का होल स्क्वायर है। तो ये 2 पाई आर कैंसिल करें तो इसे हम लिखे 1 माइनस रूट ओवर जी एम बाई आर माइनस 3 अल्फा बाई आर क्यूब और रूट आर बाई जी एम इसका स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस इसका स्क्वायर लिख दें तो ये हो जाएगा जी एम बाई आर माइनस 3 अल्फा बाई आर क्यूब इंटू आर बाई जी एम। तो यहाँ से 1 माइनस जी एम बाई आर इंटू आर बाई जी एम, तो 1 माइनस 1 प्लस 3 अल्फा आर बाई आर क्यूब जी एम दैट इज इक्वल टू 3 अल्फा बाई आर स्क्वायर जी एम। तो ये जो रेशियो है दैट इज 3 अल्फा बाई आर स्क्वायर जी एम। अब ऑप्शन देख लें, ऑप्शन 3 अल्फा बाई आर स्क्वायर जी एम, ये पहला ऑप्शन जो है ये सही है। तो ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं है, इसको क्वेश्चन को समझ के एनालाइज करना ज़रूरी है। तो डायरेक्ट थ्योरी फार्मूला बेस्ड ये नहीं है, बेस्ड ऑन मोर देन वन चैप्टर नहीं, ये सिंगल चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है। हाँ, थोड़ा आइडिया इसमें ज़रूर लगता है कि वर्क पावर एनर्जी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़रूर है, लेकिन वो वैसे भी हर जगह यूज़ में आना ही है। मिसलीडिंग ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। हैविंग वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट सोल्यूशन और कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है, लॉन्ग है। मोर देन वन करेक्ट टाइप नहीं है ये, और बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है ये। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन के अगर हम स्कोर की बात करें, ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी लेवल में, डिफ़िकल्ट लेवल में आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम स्कोर देंगे 6 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें। A metal target with atomic number Z equal to 46 is bombarded with high energy electron beam. The emission of X-rays from the target is analyzed. The ratio of R of the wavelengths of K alpha line and the cutoff is found to be R equal to 2. If the same electron beam bombards as another metal target with Z equal to 41, the value of R will be. तो पहले जो हम के अल्फा की वेवलेंथ की बात करें तो लैम्डा के अल्फा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 आर बाई जेड माइनस 1 स्क्वायर के बराबर होता है, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होता है लैम्डा टी एस दैट इज इक्वल टू एच सी बाई ई वी ए।
तो अब दो सिचुएशन है, दो अलग अलग z के सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में रेशियो 2 है, दूसरी सिचुएशन में रेशियो क्या होगा ये पता करना है। तो यहाँ पर रेशियो जो है दैट इज लैम्डा के अल्फा बाई लैम्डा टी एच है। दिस इज इक्वल टू 4/3r अपॉन z माइनस 1 स्क्वायर। बाई में ये है तो इसको हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा इंटू एच सी बाई ई वी ए। ओके, तो ये ऊपर चला जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये बाई वाली सिचुएशन है, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं 4/3r ई वी ए अपॉन एच सी जेड माइनस 1 स्क्वायर। अब दो डिफरेंट सिचुएशन में, पहली सिचुएशन में r की वैल्यू 2 है, बाद के सिचुएशन में r की वैल्यू 1 है। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं r इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z माइनस 1 स्क्वायर। बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ टारगेट एलिमेंट है, टारगेट एलिमेंट चेंज हो रहा है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम अगर लिखें R2/R1 इज इक्वल टू Z1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन Z2 माइनस 1 स्क्वायर। पहले Z की वैल्यू 46 थी तो 46 माइनस 1 यानी 45 का स्क्वायर। बाद में 41 है तो 41 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 40 स्क्वायर। और R1 की वैल्यू जो है वो 2 दी हुई है, तो 45/40 यानी 9/8 का स्क्वायर। तो यहाँ से R2 जो है दैट इज इक्वल टू R1 इंटू 81/64। R1 की वैल्यू 2 दी हुई है तो 2 इंटू 81/64, इसकी वैल्यू जो होगी वो लगभग ये दिस कम्स आउट टू बी 2.53, यानी अपना पहला ऑप्शन जो है ये सही है। अब ये क्वेश्चन जो है ये बेस्ड ऑन डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आइडिया है वो एक्सरे का कैरेक्टरिस्टिक और कंटिन्यूअस एक्सरे की आइडिया है। कंटिन्यूअस एक्सरे को तो ज़बरदस्ती डाला है, रेशियो में वो वैसे भी कैंसिल आउट हो रहा है। सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का ही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है कि के अल्फ़ा की वेवलेंथ कितनी होती है और वो जेड पे डिपेंडेंट कितनी होती है। तो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड हम कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी एनालिसिस करनी पड़ेगी, बट इट इज़ समवेयर बिटवीन द थ्योरी एंड अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्सेप्ट। मोर देन वन चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है। हैविंग ऑप्शन मिसलीडिंग ऐसा भी नहीं है। वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। मोर देन वन करेक्ट चॉइस ये नहीं है। वेरी ट्रिकी और वेरी कॉम्प्लेक्स ऐसा भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है ये कंपैरेटिवली इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में आएगा, क्योंकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इसमें है। तो हम इस क्वेश्चन को देंगे स्कोर 4 आउट ऑफ 10 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin stiff insulated metal wire is bent into a circular loop with its two ends extending tangentially from the same point of the loop। तो यहाँ पर एक लूप है, इंसुलेटेड मेटल लूप है और इसके एंड जो है सेम पॉइंट से एक्सटेंडेड है। The wire loop has mass m and radius r and it is in uniform vertical magnetic field B0। vertical magnetic field B0 दी हुई है as shown in the figure। Initially it hangs vertically downwards because of acceleration due to gravity g on the two conducting supports P and Q। PQ conducting supports है जिस पे ये हैंग कर रहा है, vertically हैंग कर रहा है ग्रेविटी की वजह से। When a current is passed through the loop turns about the line PQ by an angle theta by। तो अब इसमें लूप में जब करंट पास करते हैं तो ये जो है ये इंक्लाइंड हो जाता है किसी एंगल थीटा से। अब ये कितना इंक्लाइंड होता है ये हमें फाइंड आउट करना है। इक्विलिब्रियम सिचुएशन में इसमें हमें टॉर्क बैलेंस करना पड़ेगा। ये रोटेट करेगा, एक तो इस लूप की वेट की वजह से टॉर्क होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप पर एक टॉर्क लगेगा। ये दोनों टॉर्क बैलेंस करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब
फिगर को हम यहाँ से विजुअलाइज नहीं करके साइड से इसको विजुअलाइज करें। फ्रंट व्यू की जगह साइड व्यू अगर देखें तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इस साइड से अगर देखें तो ये सिंगल वायर की तरह हमें दिखेगा। तो ये वर्टिकली कुछ यूं दिखेगा, लेकिन जैसे इसमें करंट फ्लो कराएंगे, यहाँ से करंट जब आएगी तो यहाँ पर इस पे एक टॉर्क लगेगा। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस प्लेन में या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसके आउटवर्ड होगा। ये जैसे इंक्लाइंड होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। मान ले फोर्स लगने की वजह से या टॉर्क लगने की वजह से ये कुछ यूं इंक्लाइंड हो गया है, जो कि हमें कहा है थीटा एंगल से इंक्लाइन हुआ है, और इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक मोमेंट जो है दैट इज इक्वल टू आई ए, यानी पाई आर स्क्वायर आई के बराबर है। ये मैग्नेटिक मोमेंट है। अब मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से एक टॉर्क इधर लग रहा है और एक इसका mg इधर लग रहा है। तो mg की वजह से एक टॉर्क है, तो ये दोनों एक दूसरे को जब बैलेंस आउट करेंगे तब टॉर्क जब बैलेंस होगा तब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये एंगल थीटा, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड। तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क होता है वो m क्रॉस b के बराबर होता है। तो m क्रॉस b दैट इज mb साइन एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा है। ये बैलेंस होगा इस mg की वजह से जो टॉर्क लग रहा है। तो mg की वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो कितना लग रहा है, यहाँ पर ये फोर्स है इसका इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये r है, और ये डिस्टेंस जो है ये r साइन थीटा है। तो दिस इज इक्वल टू mg r साइन थीटा। तो यहाँ से m जो है दैट इज पाई आर स्क्वायर आई बी नॉट है मैग्नेटिक फील्ड, ये cos थीटा हो गया। दिस इज इक्वल टू mg r साइन थीटा। तो यहाँ से एक r कैंसिल आउट होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। दिस इज इक्वल टू पाई आर आई बी नॉट अपॉन एम जी। तो पाई आर आई बी नॉट ओवर एम जी, यानी ये अपना पहला ऑप्शन जो है ये सही है। अब इस क्वेश्चन के एनालिसिस में बेस्ड ऑन डायरेक्ट थ्योरी और फार्मूला, डायरेक्ट थ्योरी और फार्मूला बेस्ड ये नहीं है। बेस्ड ऑन मोर देन वन चैप्टर, ऑब्वियसली टॉर्क वाला चैप्टर जो है mg की वजह से टॉर्क है, प्लस यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप पे जो फोर्स लगता है, तो ये दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट है इसमें। तो ये दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। हैविंग ऑप्शंस मिसलीडिंग, मिसलीडिंग ऑप्शन इसमें नहीं है कुछ भी। हैविंग वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट सॉल्यूशन, लॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअल ज़रूर है इसमें, थोड़ा ये हम इन बिटवीन मान सकते हैं। मोर देन वन करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ये नहीं है, और बहुत ट्रिकी नहीं है लेकिन इजी भी नहीं है। डायरेक्ट ऐसा नहीं हो जाएगा, सॉल्व डायरेक्टली हम नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को हम मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में रख सकते हैं, और इसका स्कोर हम 6 आउट ऑफ 10 मान सकते हैं। ये मॉडरेट टू टफ लेवल में क्वेश्चन है। अब इस सेक्शन में मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन जनरली चूँकि ऑप्शन बहुत सारे होते हैं तो वैसे ही टफ हो जाता है। तो इसके क्वेश्चन अब देखें हम किस लेवल के हैं। क्या कह रहा है, A small electric dipole P naught having moment of inertia I about its center is kept at a distance r from the center of a spherical shell, से के center से smaller distance पर है, of radius capital R. The surface charge density sigma is uniformly distributed. इसकी surface charge density जो है वो sigma है. The dipole is initially oriented at a small angle theta. Small angle theta पे ये dipole oriented है as shown in the figure. While staying at a distance r, the dipole is free to rotate about its center. अपने center के about ये dipole rotate करने के लिए free है. It is released from rest. Then which of the following statements is are correct? ये पता करना है।
तो पहली बात तो ये स्फेरिकल जो शेल है इसकी वजह से शेल के बाहर जो होगी वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी दैट इज़ के क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर होगी। और यहाँ ई इनसाइड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, या आउटसाइड की कुछ वैल्यू आएगी। तो अब देखिए क्या क्या ऑप्शन है। द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर। ये जो यहाँ पर डाइपोल पे जो टॉर्क लगेगा दैट इज पी क्रॉस ई, ये जो टॉर्क लगेगा ये तभी लगेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो। यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी आर की वैल्यू अगर लेस देन कैपिटल आर है तो यहाँ पर ये डाइपोल ऑसिलेट नहीं करेगा, यानी पहला ऑप्शन जो है ये गलत है। द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर। ऑब्वियस ही बात है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो ये अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा और एंगुलर ऑसिलेशन होगा, यानी बी ऑप्शन जो है ये सही है। द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखनी है r इक्वल टू 2r और r इक्वल टू 10r पे, यानी C और D ये दो ऑप्शन सही है या नहीं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क की वैल्यू लिखे P क्रॉस E दैट इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और ये रेस्टोरिंग टॉर्क है माइनस है दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा के बराबर है, यानी अल्फा की वैल्यू जो है दैट इज माइनस पी ई ओवर आई इंटू थीटा के बराबर है। ये जो क्वांटिटी है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो ओमेगा की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट पी ई ओवर आई। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करना है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा दैट इज 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी ई के बराबर है। अब वैल्यूज पुट करें टाइम पीरियड के लिए, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी ई के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी ई की वैल्यू जो है दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर है, और q की वैल्यू जो है ये स्फेरिकल सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है, तो यहाँ पर इसकी जो टोटल चार्ज जो होगी इस पे उसको पुट कर दें, तो टोटल चार्ज जो है दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो यहाँ पर k की वैल्यू भी पुट कर दें, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 4 पाई कैंसिल होगा, तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई आर स्क्वायर अपॉन पी सिग्मा आर स्क्वायर। अब दो वैल्यू दी हुई है r की, स्मॉल r की वैल्यू एक वैल्यू दी हुई है 2r और दूसरी वैल्यू दी हुई है 10r, इजंट इट? एक में 2r है और एक में 10r है, तो वैल्यूज अब पुट करके देख लें। यहाँ पर अगर हम 2r पुट करते हैं तो 2 पाई अंडर रूट आई इंटू 4r स्क्वायर अपॉन पी सिग्मा आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो अब ओमेगा में p और इस e की वैल्यू पुट कर दें। ओमेगा हमें मिला है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट पी ई ओवर आई, ई की वैल्यू अगर पुट करें तो ये p बाई आई, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर है, तो अंडर रूट पी बाई आई, के की वैल्यू पुट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, आर स्क्वायर है। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है, तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज हो जाएगा दैट इज गिवन बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, तो यहाँ से 4 पाई कैंसिल होगा सिग्मा के। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें p सिग्मा आर स्क्वायर बाई आई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर।
अब यहाँ पर r की दो वैल्यू गिवन है, एक में स्मॉल r इज इक्वल टू 2r है और दूसरे में 10r के बराबर है। तो इस सिचुएशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज इक्वल टू p सिग्मा r स्क्वायर बाई आई एप्सिलॉन नॉट 4r स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हो जाएगी p सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट i, और 10r अगर पुट करते हैं इसमें तो उसमें ये जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज p सिग्मा r स्क्वायर बाई आई एप्सिलॉन नॉट 100r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू p सिग्मा बाई 100 एप्सिलॉन नॉट i। तो अब हम यहाँ पर ऑप्शन चेक करें, एक के 2r की वैल्यू में p सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट i का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर 2 सिग्मा p नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट i है, यानी सी ऑप्शन गलत है। r इज इक्वल टू 10r वाले सिचुएशन में डी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो इसके सही आंसर जो है वो बी एंड डी है। तो डायरेक्ट थ्योरी या फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर बेस्ड है ऑन मोर देन वन चैप्टर, ऐसा भी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ आ रहा है। हैविंग ऑप्शन मिसलीडिंग नहीं है, मिसलीडिंग ऑप्शन भी नहीं है। हैविंग वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट और सॉल्यूशन और कैलकुलेशन ये ज़रूर है, थोड़ा लेंथी ज़रूर है ये। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन टाइप, ऑब्वियसली ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन टाइप है, और ट्रिकी कॉम्प्लेक्स ये नहीं है, यानी ओवरऑल ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इसका स्कोर हम 6 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं, ये मॉडरेट लेवल्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए टेबल टेनिस बॉल ऑफ रेडियस r गिवन एंड मास गिवन, इट इज स्लोली पुश डाउन इनटू अ स्विमिंग पूल टू अ डेप्थ d equal to 0.7 meter below the water surface and then released from rest. It emerges from the water surface at speed v without getting wet and rises up to a height h. तो ये जंप अप कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो मटेरियल की डेंसिटी है, बॉल के मटेरियल की डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी से कम है, तो बॉयंट फोर्स ज़्यादा है, तो इसलिए हमें पुश करके दबाना पड़ेगा। पुश करके जैसे ही हम छोड़ देंगे तो ये वापस जंप अप कर जाएगी, क्योंकि वेट की वजह से वेट से ज़्यादा इसके फोर्स ऑफ बॉयंसी है। तो यहाँ पर अब ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, द वर्क डन इन पुशिंग द बॉल टू द डेप्थ डी, ये फाइंड आउट करना है। इफ़ वी नेग्लेक्ट विस्कस फोर्स इन वाटर देन स्पीड क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है। इफ़ वी नेग्लेक्ट विस्कस फोर्स देन अप टू व्हाट हाइट ये जंप करेगा, वो हमें चेक करना है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग विस्कस फोर्स ये क्या है, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ यूँ है कि एक बॉल को कुछ फोर्स लगा के पुश किया गया है अप टू अ डेप्थ डी, इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड और फोर्स ऑफ बॉयंसी भी है, इसको स्लोली मूव करा रहे हैं, तो जो नेट जो इस पे फोर्स जो है वो ज़ीरो है, ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो स्लोली इसको हम पुश कर रहे हैं, यानी W प्लस एफ इज इक्वल टू बी के बराबर है, यानी F इज इक्वल टू जो है दैट इज B माइनस W। इसका वॉल्यूम V, डेंसिटी रो, सराउंडिंग की डेंसिटी अगर सिग्मा कहें तो फोर्स ऑफ बॉयंसी जो है दैट इज V सिग्मा G है, और वेट जो है वो V रो G के बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू V सिग्मा माइनस रो इंटू G। तो ये जो फोर्स है इसकी वजह से अब वर्क डन जो होगा दैट इज F डॉट D, तो दैट इज इक्वल टू V सिग्मा माइनस रो G इंटू डी के बराबर है, दैट इज इक्वल टू V सिग्मा रो जो है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम m बाई V के बराबर है इंटू G इंटू डी। अब यहाँ पर हम इसकी डेंसिटी को फाइंड आउट करें तो वॉल्यूम गिवन है कितना, रेडियस गिवन है, तो वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा माइनस m बाई 4/3 पाई r क्यूब G इंटू डी। तो ये जो वर्क डन टोटल होगा इसको अगर हम देखें
W is equal to 4/3 pi r cube sigma minus m by 4/3 pi r cube g इंटू डी के बराबर है। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r जो है ये गिवन है कितना, r की वैल्यू 3/2 इंटू 10⁻⁻2 है। तो इसका स्क्वायर क्यूब हमें करना है, तो 3/2 का क्यूब यानी 27/8, तो 27/8 इंटू 10⁻⁻6। वाटर की डेंसिटी 10⁻³ माइनस मास गिवन है कितना है, मास 22/7 इंटू 10⁻³ है। तो 22/7 इंटू 10⁻³ 4/3 22/7 और r क्यूब दैट इज 27/8 इंटू 10⁻⁻6। g की वैल्यू 10 और d की वैल्यू है 0.7। तो यहाँ से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, ये 327/9/482, ये 10⁻³ 10⁻6, तो इसे कट करें तो यहाँ हो जाएगा ये 10⁻³ 10⁻³ कॉमन ले लें। सो दिस इज इक्वल टू 4/3 22/7 27/8, यहाँ से 10⁻³ कॉमन लें तो ये हो जाएगा 10⁻³ 1 माइनस यहाँ पर जो क्वांटिटी है 2/9 और ये 10 इंटू 0.7 यानी 7। सो दिस इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 9 4 8 2, ये 2 यहाँ 11, तो यहाँ हो गया 11/7 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻3, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/9 यानी 7/9 इंटू 7। तो ये 7 कैंसिल होगा, ये 9 कैंसिल होगा, यानी ये 77 इंटू 10⁻³ है। दिस इज इक्वल टू 0.077 जूल। ये वर्क डन है तो 0.077 जूल, ये पहला ऑप्शन जो है ये सही है। अब सेकेंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, इफ़ वी नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स इन वाटर देन स्पीड, जो जिस स्पीड से ये जंप अप करेगा, तो यहाँ पर हम अगर इसे छोड़ दें तो इस फोर्स की वजह से जो वर्क हमने किया था वही वर्क जो है जो वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, और ये जब सरफेस से जंप अप करेगा यही इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम इसी वर्क को काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर अगर कर दें तो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू हाफ mv², यानी v इज इक्वल टू √2 इंटू वर्क अपॉन मास। तो यहाँ से लिखें v इज इक्वल टू √2 इंटू 0.077 अपॉन मास, इसका गिवन है, मास कितना गिवन है 22/7 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको भी हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें 2 इंटू 77 इंटू 10⁻³ बाई 22/7 इंटू 10⁻⁻3। तो ये 10⁻⁻3 कैंसिल होगा, 222 ये 11 होगा, 77/11 ये होगा 7 और एक 7 ऊपर आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो जिस स्पीड से ये वाटर से बाहर आएगा वो 7 मीटर पर सेकेंड होगा। तो 7 मीटर पर सेकेंड, अपना बी ऑप्शन जो है ये सही है। अब इसी वर्क से या इसी एनर्जी से ये जंप अप करके वाटर सरफेस से ऊपर जाएगा किसी h हाइट तक, यानी यही वर्क फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यानी mgh के बराबर होगा इसी वेलोसिटी की वजह से। तो ये हाफ mv² जो है यहाँ से ये
एम जी एच के बराबर है, यानी एच की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम जी। तो डब्ल्यू जो है वो 77 इंटू 10⁻³ है, और मास जो है दैट इज 22/7 इंटू 10⁻³ इंटू 10 है, ये 10⁻³ तो कैंसिल होगा, ये 77 यानी 7, ये 2, तो यहाँ से ये हो जाएगा h की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 49/20, 49/20 यानी 2 मीटर से थोड़ा ज़्यादा, 2 मीटर से यानी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मीटर होगी, और यहाँ पर 1.4 मीटर है। ये सी ऑप्शन जो है ये गलत है। अब द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स, तो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ नेट फोर्स, और तो नेट फोर्स जो है वो यही वाली फोर्स है जिस फोर्स से हमने पुश किया था, दैट इज बी माइनस डब्ल्यू, और विस्कस फोर्स जो है ये स्टोक्स लॉ से हमें पता है ये 6π वी टी के बराबर है। तो ये जो रेशियो होगा इसको अगर हम यहाँ पर अब लिखें तो ये रेशियो जो होगा दैट इज इक्वल टू F/6πr/VT के बराबर। तो यहाँ पर F जो है B माइनस डब्ल्यू, B माइनस डब्ल्यू की वैल्यू अगर हम लिखें तो ये वर्क बाई डी के बराबर है। वर्क हमने कैलकुलेट कर लिया है कितना, 77 इंटू 10⁻³ बाई डी जो है वो 0.7 है, अपॉन 6, 22/7, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ गिवन है 10⁻³ और रेडियस गिवन है 3/2 इंटू 10⁻², और वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 7। तो यहाँ से ये 7 कैंसिल होगा, 77 यानी इसको लिखें 7 इस 22 को लिखें 2, और यहाँ पर जो वैल्यू बची है इसको 0.7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁻⁻1, तो लिखूँ मैं पहले 7 इंटू 10⁻³ इस 7 को लिख लूँ 7 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 6, यहाँ पर इंटू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 3/2 इंटू 10⁻² है। तो यहाँ पर ये 2 को एलिमिनेट करें, इस 7 को एलिमिनेट करें, 10⁻³ को एलिमिनेट करें, तो बचा क्या, यहाँ पर 10⁻⁻1 10⁻², तो ये हो गया 10⁻³ और 6 इंटू 3 18, यानी 1000/18, 1000/18 यानी हम इसे लिख सकते हैं 500/9। तो रेशियो जो है वो 500/9 है, यानी अपना डी ऑप्शन जो है ये भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ये ए बी डी के और डी है। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम टफ कैटेगरी में मान सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें टफ इसलिए नहीं है कि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली डिफ़िकल्ट हैं, पर कैलकुलेशन लेंथी है और इस कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उस गलती की वजह से कुछ ऑप्शन हम मिस भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें नेगेटिव स्कोर करना पड़ेगा। तो ओवरऑल इसकी डिफ़िकल्टी लेवल टफ़ है। इसको हम डायरेक्टली अगर मार्किंग दें तो हम इसको 9/10 देंगे डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग। बेस्ड ऑन डायरेक्ट थ्योरी नहीं है, बेस्ड ऑन मोर देन वन चैप्टर ज़रूर है। इसमें वर्क का कॉन्सेप्ट है, वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, प्लस बॉयंसी का कॉन्सेप्ट है, यानी फ्लूइड मैकेनिक्स की भी आइडिया है। हैविंग ऑप्शंस मिसलीडिंग टू यू, मिसलीडिंग ऑप्शन नहीं है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन ज़रूर है। हैविंग वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट सोल्यूशन कैलकुलेशन ज़रूर है, कैलकुलेशन ज़्यादा है। मोर देन वन करेक्ट टाइप भी है ये, और
ट्रिकी और कॉम्प्लेक्स ये भी है, कैलकुलेशन वगैरह में ये कॉम्प्लेक्स है, तो ओवरऑल ये टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a positive singly ionized atom of mass number am is accelerated from rest by a voltage of 192 volt. Thereafter, it enters a rectangular region of width w with magnetic field B naught is equal to 0.1 K as shown in the figure. The ion finally hits a detector at a distance x below the starting trajectory. A given mass of neutron proton given है, charge on electron given है, which of the following options is correct? तो ये x की वैल्यू क्या होगी जब हाइड्रोजन आयन है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एम इज 144 और 1 से 196 के बिटवीन क्या होगी और इसकी मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए ये पता करना है। अब यहाँ पर अगर आयन डिटेक्टर को हिट कर रहा है यानी यहाँ से एंटर करेगा और इधर से बाहर आएगा, यानी सेमी सर्कुलर ट्रैजेक्टरी में ये मूव करेगा। सेमी सर्कुलर ट्रैजेक्टरी में मूव करेगा तो ये जो x की वैल्यू है ये 2r के बराबर होगी, जहाँ r इज द रेडियस ऑफ द ट्रैजेक्टरी। अब मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है दैट इज क्यू वी क्रॉस बी, यानी क्यू वी बी, वी और बी परपेंडिकुलर है, v यहाँ पर राइटवर्ड डायरेक्शन में, b आउटवर्ड है, तो क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर है। एक v एलिमिनेट होगा तो r इज इक्वल टू जो होगा वो एम वी बाई क्यू बी के बराबर है। और यहाँ पर m की वैल्यू अगर पुट करें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मटेरियल है तो मास नंबर अगर हम लिखते हैं a और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम दिया हुआ है तो मास ऑफ प्रोटॉन AMP मान लें, इनटू v सिंगली आयनाइज्ड है तो चार्ज E है, मैग्नेटिक फील्ड B है, ये R का एक्सप्रेशन है। अब डिफरेंट सिचुएशन में क्या है ये हम फाइंड आउट कर लें। जो वैल्यूज कांस्टेंट है उनको तो पहले हम पुट कर दें, तो R इज इक्वल टू AMP V अपॉन E इंटू B। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और मास गिवन है, चार्ज गिवन है, तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। A मास ऑफ प्रोटॉन, अच्छा वेलोसिटी भी यहाँ पर पहले फाइंड आउट कर लें कि वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज EV के बराबर है, दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2EV बाई m के बराबर है और अंडर रूट 2EV बाई AMP के बराबर है, तो इसको हम पुट कर दें तो AMP बाई EB अंडर रूट 2EV बाई AMP, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2, एक ही यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, 2AMP V बाई एक E रहेगा और एक B स्क्वायर रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू 2A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये दिया हुआ है कितना, मास ऑफ प्रोटॉन 5/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 और B की वैल्यू 0.1 टेस्ला है, तो 5/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, V की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 192 वोल्ट, तो इंटू 192 अपॉन चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और 0.1 का स्क्वायर यानी 10 टू द पावर माइनस 2। तो यहाँ से अगर हम ऐसे सॉल्व करें तो ये 3, 6 और
64 हो गया ये, और यहाँ 10 टू द पावर -19 -2 यानी -21, तो इससे हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -6। 1.6 को हम इसे लिख दें 16 इंटू 10 टू द पावर -1, तो 1664 इसे लिख सकते हैं 4। तो ये हमारी वैल्यू जो हो गई, ये हो गई 2a इंटू 5 इंटू 4 इंटू 10, ये ऊपर आ गया 10 टू द पावर -1, तो 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 10 400, तो रूट 400 a के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं 400 का रूट 20 a के बराबर है। तो r की वैल्यू जो होगी वो 20 a के बराबर होगी। चाहे यहाँ पर एक क्वांटिटी और छूटी हुई है, ये 10 टू द पावर -6 और है, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6, तो यहाँ से 10 टू द पावर -3 बाहर आएगा, तो 10 टू द पावर 3 और कर दें, तो ये क्वांटिटी जो हो जाएगी ये रूट के अंदर है, तो 2 रूट a बाई ये हो गया 10 टू द पावर 3, तो 10 टू द पावर 2 हो गया, ये मीटर में हो गया, तो ऐसे 2 रूट a सेंटीमीटर कर दें, तो 2 रूट a सेंटीमीटर के बराबर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और हमें 2r की वैल्यू चाहिए, यानी x की वैल्यू 2r के बराबर है, तो x इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 4 रूट a सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब a की डिफरेंट वैल्यू, a की वैल्यू पहले H प्लस है, H प्लस आयन है, यानी a की वैल्यू 1 है, तो इसके लिए अगर हम देखें H प्लस के लिए, यानी H प्लस के लिए 4 रूट 1 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब अपना पहला ऑप्शन जो है ये सही है, तो पहला ऑप्शन सही है। a की वैल्यू अगर 144 है, तब x की वैल्यू क्या है, 144 है, तो उसके रूट की बात करें, x 144 की बात करें, तो 4 इंटू 12 यानी 48 सेंटीमीटर, यानी ये ऑप्शन भी अपना सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। फॉर डिटेक्टिंग आयंस विथ एक की वैल्यू 1 से 196 के अंदर होने के लिए मिनिमम हाइट जो है वो 55 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखें 196 के लिए x कितना आ रहा है, x फॉर 196 दैट इज 4 रूट 196, 196 का स्क्वायर रूट यानी 14, तो 4 इंटू 14 दैट इज इक्वल टू 56। तो पहले के लिए चाहिए 4 सेंटीमीटर और दूसरे के लिए 56, तो डिफरेंस जो हो गया डेल्टा x वो हो गया 52 सेंटीमीटर, तो 52 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर 55 कह रहे हैं, तो सी ऑप्शन गलत है। द मिनिमम विड्थ ऑफ द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन डिटेक्टिंग आयंस विथ एम 196, ये विड्थ जो है ये विड्थ कम से कम r के बराबर होनी चाहिए। 196 में हमने r की वैल्यू जो है वो अगर देखें, में हम r की वैल्यू अगर देखें तो ये हाफ ऑफ 56 है, हाफ ऑफ 56 यानी 28 सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ जो कह रहे हैं वो 56 सेंटीमीटर कह रहे हैं, जो कि गलत है, यानी ए और बी ऑप्शन जो है ये अपना सही है। क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड तो नहीं है, जो आइडिया है वो थ्योरी बेस्ड है, पर जो ऑप्शन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वजह से ये डायरेक्ट और नहीं रहा, थोड़ा लेंथी जरूर है, बेस्ड ऑन मोर देन वन चैप्टर नहीं, एक सिंगल चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट चल रहा लग रहा है इस पूरे में ही। हैविंग ऑप्शंस मिसलीडिंग
मिसलीडिंग ऑप्शन नहीं है। हैविंग वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट सॉल्यूशन, थोड़ा लेंथी ज़रूर है, ये मल्टीपल चॉइस में वैसे ही लेंथी हो जाता है। मोर देन वन करेक्ट चॉइस टाइप जरूर है। ट्रिकी और कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये क्वेश्चन जो है ये मॉडरेट कैटेगरी का है, ये इसको हम 6 आउट ऑफ 10 स्कोर दे सकते हैं। तो ये इजी टू मॉडरेट लेवल में, तो ये टफ नहीं है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब हम इंटीजर टाइप क्वेश्चंस देखें। क्या कहा है? द डायमेंशंस ऑफ अ कोन आर मेजर्ड यूजिंग अ स्केल विथ लीस्ट काउंट ऑफ 2 millimeter. The diameter of the base of and the height of both are measured to be 20 centimeter. The maximum percentage error in the determination of volume. तो ये एरर मेजरमेंट का वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। अगर हम कोन के वॉल्यूम की बात करें, v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h के बराबर है। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर की बात करें तो डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू 2 डेल्टा r बाई r प्लस डेल्टा h बाई h के बराबर होगा। तो फ्रैक्शनल एरर की अगर हम बात करते हैं तो 2 इंटू लीस्ट काउंट जो है उतना ही मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, 2 मिलीमीटर है, यानी दिस इज 0.2 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, प्लस 0.2 अपॉन 20, तो यहाँ से दिस इज 0.6 अपॉन 20 है फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज एरर की अगर हम बात करते हैं तो 0.6 बाई 20 इंटू 100% होगा, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 0.6%, दैट इज इक्वल टू 3%। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर जो है वो 3% है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो उसका होगा 3। और जैसा कि मैंने कहा कि ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरी और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये मोर देन वन चैप्टर का नहीं है, ये सिंगल चैप्टर का है। हैविंग मिसलीडिंग ऑप्शंस, ऑप्शन ही नहीं है। तो हैविंग वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट कैलकुलेशन, ऐसा भी नहीं है। मोर देन वन करेक्ट और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मोर देन वन करेक्ट टाइप का भी नहीं है। और वेरी ट्रिकी या कॉम्प्लेक्स, ऐसा भी नहीं है। तो ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है और इसका स्कोर हम देंगे 3 आउट ऑफ 10। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लोकेशन x0 y0 0,0 to a horizontal playground with an initial speed v0 at an angle θ0 from the x direction. The ball is to hit by a stone which is thrown at the same time from L, 0. The stone is thrown at an angle of 180 minus θ1 from the x direction with suitable initial speed. For a fixed v0, when θ0, θ1 is equal to 45-40, the stone hits the ball after t1 time, and when it is 60-30, it is hitting at time t2. तो t1 और t2 का रेशियो क्या होगा ये पता करना है। तो दो बॉल ही थ्रो कर रहे हैं, एक स्टोन थ्रो कर रहे हैं θ0 एंगल पर v0 स्पीड से, और एक पार्टिकल 180 माइनस θ1 यानी यूँ कहें θ1 एंगल से थ्रो कर रहे हैं किसी सूटेबल स्पीड मान ले u से, और इन दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो l है, और ये कहीं हिट करते हैं, यानी ये इसकी ट्रैजेक्टरी है, ये इसकी ट्रैजेक्टरी है, कहीं पर ये इंटरसेप्ट करती हैं इसका, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y मान लें, यहाँ पर ये 0,0 है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेम टाइम में ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक सर्टेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करते हैं और वर्टिकली सेम हाइट पे रहते हैं। तो वर्टिकली अगर सेम हाइट पे रहते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड सेम होना पड़ेगा। तो यानी v0 साइन θ0 इज इक्वल टू u साइन θ1, इसके बराबर होना पड़ेगा। ये अपना पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन, ये जिस टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो नेट इनकी जो वेलोसिटी हो गई है वो v0 cos θ0
प्लस u cos थीटा 1 इंटू टी इज इक्वल टू एल। ये अपना सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ से t की वैल्यू अगर हम लिखें, सो दिस इज इक्वल टू L बाई वी नॉट कॉस थीटा नॉट प्लस u cos थीटा 1 के बराबर है। u को हम लिख सकते हैं यहाँ से, u को अगर इक्वेशन 1 से अगर हम लिख दें तो दिस कैन बी रिटन एज L बाई वी नॉट कॉस थीटा नॉट प्लस u की वैल्यू वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 1। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें, दिस इज इक्वल टू L साइन थीटा 1 अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट साइन थीटा 1 प्लस वी नॉट साइन थीटा नॉट कॉस थीटा 1। तो इसे लिख सकते हैं L साइन थीटा 1 अपॉन वी नॉट कॉस थीटा कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ साइन ऑफ थीटा नॉट प्लस थीटा 1। ये अपना t का एक्सप्रेशन आ गया। t इज इक्वल टू L साइन थीटा 1 बाई वी नॉट साइन थीटा नॉट प्लस थीटा 1। अब दो सेट ऑफ वैल्यू गिवन है थीटा नॉट थीटा 1 की। एक सेट ऑफ वैल्यू है 45 45, दूसरी सेट ऑफ वैल्यू है 60 30, और इनके टाइम के रेशियो का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर लिख दें, t इज इक्वल टू L साइन थीटा 1 बाई वी नॉट साइन थीटा नॉट प्लस थीटा 1। तो अब T1 बाई T2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ले। पहले सिचुएशन में थीटा नॉट और थीटा 1 दोनों 45 डिग्री है, तो इसे हम लिखें साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री अपॉन दूसरी जो सिचुएशन है उसमें अगर हम देखें, दूसरे सिचुएशन है थीटा नॉट 60 है और थीटा 1 जो है वो 30 है। तो थीटा 1 30 है और थीटा नॉट 60 है। तो यहाँ पर लिखें साइन 30 बाई साइन 90। तो यहाँ से साइन 90 वैसे भी 1 है, एलिमिनेट हो गया। दिस इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 बाई 1 बाई 2, यानी ये रूट 2 के बराबर है। तो T1 बाई T2 का जो स्क्वायर होगा वो 2 के बराबर होगा, यानी अपना जो आंसर है T1 बाई T2 का स्क्वायर ये 2 के बराबर है। तो अगर अब हम इस क्वेश्चन को देखें, बेस्ड ऑन डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड ये नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा, जो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, बेस्ड ऑन मोर देन वन चैप्टर, नहीं काइनेमेटिक्स का ही क्वेश्चन है ये, एक ही पर्टिकुलर चैप्टर है। हैविंग ऑप्शन मिसलीडिंग, ऑप्शन नहीं है इसमें। हैविंग वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैलकुलेशन ज़रूर थोड़ा लंबा है, हमें स्टेप्स ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, तो ये थोड़ा लेंथी ज़रूर है। मोर देन वन करेक्ट टाइप ये नहीं है, और वेरी ट्रिकी ऐसा भी नहीं है। ओवरऑल अगर हम इसके स्कोर की बात करें तो इसका स्कोर हम ये मॉडरेट लेवल में रखेंगे, इसका स्कोर 5 आउट ऑफ 10 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए चार्ज इज केप्ट एट द सेंट्रल पॉइंट P of a cylindrical region. The two edges subtend a half angle theta at P as shown in the figure. When theta is equal to 30 degree, then the electric flux through the curved surface of the cylinder is phi. If theta is 60 degree, then the electric flux through the curved surface becomes phi by root n, where the value of n. तो यहाँ पर फ्लक्स इस कर्व सरफेस के, सिलेंडर के कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसे एक स्फीयर कंसीडर कर ले इस पर्टिकुलर रेडियस का, उसमें से
इन पर्टिकुलर सेगमेंट के फ्लक्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें कर्व सरफेस से फ्लक्स मिल जाएगा। यानी यहाँ से ये जो कोन वाला पोर्शन है, ऐसे दो कोन है आइदर साइड में, तो इन दो कोन से जो फ्लक्स बाहर जा रहा है उस फ्लक्स को अगर टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें इस सिलेंडर के कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो टोटल फ्लक्स होता है किसी चार्ज की वजह से, दैट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और किसी कोन से जो फ्लक्स बाहर जाता है, अगर सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा है तो फ्लक्स थ्रू कोन जो है दैट इज इक्वल टू Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर है, सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से। यहाँ पर दो कोन है, तो दो कोन अगर हैं तो फाई 2c अगर मैं लिखूं तो दिस इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर है। तो अब कर्व सरफेस से जो फ्लक्स होगा, इस सिलेंडर के कर्व सरफेस से फ्लक्स जो रिक्वायर्ड फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स माइनस फ्लक्स थ्रू टू कोन्स। तो ऐसे हम लिख सकते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा के बराबर है। तो पहले फ्लक्स और बाद में फ्लक्स की बात अगर करते हैं तो पहले वाले सिचुएशन में फ्लक्स जो था फाई दैट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस 30 के बराबर था। और बाद में अगर फ्लक्स की बात करें फाई डैश दैट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट कॉस 60 के बराबर है, जबकि Q बाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो फाई बाई साइन 30 के बराबर है। तो इसको लिखें फाई बाई कॉस 30, सॉरी फाई बाई कॉस 30 इंटू कॉस 60। तो फाई कॉस 60 यानी हाफ, कॉस 30 यानी √3 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 5 बाई √3, 5 बाई √3। तो यहाँ से n की वैल्यू जो आ गई दैट इज इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तब इस क्वेश्चन के एनालिसिस में देखें, बेस्ड ऑन डायरेक्ट थ्योरी फार्मूला के पर ही बेस्ड है, ऑब्वियसली एनालिसिस करना भी पड़ेगा। बेस्ड ऑन मोर देन वन चैप्टर नहीं, ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो भी फ्लक्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हैविंग ऑप्शन मिसलीडिंग, ऑप्शन है ही नहीं इसमें। हैविंग वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट, ऐसा भी नहीं है। मोर देन वन करेक्ट टाइप नहीं है। थोड़ा ट्रिकी ज़रूर है क्योंकि सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट हमें चाहिए कि कोन के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा, तो थोड़ा ट्रिकी ज़रूर है। ओवरऑल इस क्वेश्चन को हम मॉडरेट कैटेगरी में रखेंगे और इस क्वेश्चन का स्कोर 5 आउट ऑफ 10 है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। टू इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म्स P1 and P2 are kept with their sides parallel to each other in vacuum as shown in the figure। एक straight है, दूसरा inverted है। A light ray enters in prism P1 at an angle of incidence theta such that the outgoing ray undergoes minimum deviation in P2। तो P2 में deviation minimum हो रहा है। If the respective refractive indices of P1 and P2 are under root 3 by 2 and root 3, then थीटा की वैल्यू कुछ दी हुई है, उसमें बीटा फाइंड आउट करना है। तो P1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज अंडर रूट 3 बाई 2 है और Q दूसरे का जो है वो √3 है और इसमें मिनिमम डिविएशन है। इक्विलैटरल प्रिज्म में मिनिमम डिविएशन में उसके बेस के पैरेलल रे होती है और इक्विलैटरल है यानी ये वर्टेक्स एंगल 60 डिग्री है। तो यहाँ पर R1 R2 जो है वो दोनों ही 30 डिग्री है। तो ये रे कुछ यूँ जाएगी, यहाँ पर कुछ रे यूँ आ रही है। यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इस दूसरे सरफेस से एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये एंगल E है। तो पहले स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, 1 sin E इज इक्वल टू √3 sin 30, वैल्यू पुट कर दें तो ये √3 बाई 2, यहाँ से E की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री आ गई है।
तो यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है फर्स्ट प्रिज्म से ये 60 डिग्री है, यहाँ पर ये R1 है, ये R2 है। अब R1 की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो √3/2 साइन R1 इज इक्वल टू साइन 1 साइन E की वैल्यू 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी √3/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन R1 इज इक्वल टू, यहाँ से एक √2, यहाँ 1/2 है तो ये कैंसिल होगा, तो 1/√2 यानी R1 की वैल्यू हमें मिल गई 45 डिग्री। अब R1 प्लस R2 इसके वर्टेक्स एंगल के बराबर है, तो ये जो यहाँ पर हमने R2 लिखा है, दिस R2 इज इक्वल टू 60 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री है। 15 डिग्री है यानी 15 पाई बाई 180, यानी इसे हम लिख सकते हैं 15 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 3 और ये हो गया 3 और यहाँ से 30 यानी 6 यानी π/12 के बराबर हो गया। 15 डिग्री यानी π/12 के बराबर हो गया। अब इस फर्स्ट सरफेस पर स्नेल्स लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं तो 1 साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 साइन R2 जो है वो π/12 के बराबर है, यानी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 साइन π/12 के बराबर है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो बीटा जो है ये यहाँ 12 के बराबर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 12 और अपना आंसर बीटा की जो वैल्यू है ये 12 के बराबर है। 12 इज द आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं है, थ्योरी बेस्ड नहीं है, बेस्ड ऑन मोर देन वन चैप्टर नहीं, सिंगल चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट है। हैविंग ऑप्शंस मिसलीडिंग, ऐसा नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। हैविंग वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट सोल्यूशन कैलकुलेशन, थोड़ा लॉन्ग है ज़रूर, ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट ही आ जाए। स्नेल्स लॉ को 3 बार लगाना पड़ रहा है तब जाके वैल्यू आ रही है। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन टाइप ये नहीं है और वेरी ट्रिकी भी नहीं है, ये डायरेक्ट इसमें स्नेल्स लॉ को प्रॉपरली यूज़ करते जाना है। तो ओवरऑल ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इसका स्कोर हम देते हैं 5 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, an infinitely long thin wire having a uniform charge density per unit length 5 nanocoulomb per meter is passing through a spherical shell of radius 1 meter as shown in the figure. A 10 nanocoulomb charge is distributed uniformly over the spherical shell. If the configuration of the charges remains static, the magnitude of potential difference between points P and R in volt is. तो P और R पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये पता करना है। लाइन चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई R, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो लाइन चार्ज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें, डेल्टा V फॉर लाइन चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2k लैम्डा बाई R dr, और ये 0.5 से लेकर 2 तक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2k लैम्डा dr बाई r ln r के बराबर है, और ln r यानी 2/0.5 दैट इज इक्वल टू 2k लैम्डा ln 4 या 4k लैम्डा ln 2 के बराबर है। ये लाइन चार्ज की वजह से। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में P पॉइंट पर पोटेंशियल वही होगा जो इसके सरफेस पर होगा, तो और R पॉइंट पे तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो KQ बाई R के बराबर होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये स्फेरिकल शेल की वजह से, तो KQ बाई R माइनस KQ बाई 2R दैट इज इक्वल टू
के क्यू बाई 2r के बराबर है। तो नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों की वजह से टोटल जो है डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू 4k लैम्डा ln2 प्लस के क्यू बाई 2r। तो k को कॉमन ले लें, दिस इज इक्वल टू 4 लैम्डा ln2 प्लस q बाई 2r। वैल्यूज अब पुट कर दें, k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 4 लैम्डा गिवन है कितना 5 नैनो कूलम पर मीटर दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -9। ln2 की वैल्यू लेने कहा गया है 0.7 प्लस q जो है वो कितना 10 नैनो कूलम, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -9 बाई 2, r जो है वो 1 मीटर है तो 1, तो 10 टू द पावर -9 को बाहर ले आए और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या 9, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 0.7 यानी 2 इंटू 7 ये हो गया 14 प्लस यहाँ पर 10 बाई 2 यानी 5, सो 9 इंटू 19 दैट इज इक्वल टू 171। तो 171 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इसका आंसर जो है वो 171 वोल्ट है। तो ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड तो नहीं है, स्फेरिकल और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है, तो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड नहीं है, बेस्ड ऑन मोर देन वन चैप्टर नहीं, सिर्फ सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर का ही वो भी पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगना है। हैविंग ऑप्शन मिसलीडिंग, देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। हैविंग वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट, सॉल्यूशन और कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है, कैलकुलेशन इतना भी आसान नहीं है, तो इट इज़ बिटवीन yes एंड नो। मोर देन वन करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं है, वेरी ट्रिकी वेरी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, ओवरऑल ये मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसका स्कोर है 5 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ स्फेरिकल सोप बबल इनसाइड एन एयर चैम्बर ऑफ at pressure P0 10 to the power 5 Pascal has a certain radius so that the excess pressure inside the bubble is 144 Pascal. Now the chamber pressure is reduced to 8 P0 by 27 so that the bubble radius and the excess pressure change. In this process all the temperatures remain unchanged. Assume air to be an ideal gas and the excess pressure delta P in both the cases to be much smaller than the chamber pressure. The new excess pressure delta P in Pascal is. तो पहले एक चैम्बर है, चैम्बर के आउटसाइड में प्रेशर P0 है, यहाँ पर एक बबल है, रेडियस कुछ R1 है, अंदर कुछ प्रेशर P1 है। बाद में इस चैम्बर में प्रेशर जो है वो चेंज कर दिया गया है, वो कितना, वो 8 P0 बाई 27 कर दिया गया है, जिसकी वजह से इस बबल का रेडियस कुछ चेंज हुआ है, ये R2 हुआ है और अंदर का प्रेशर कुछ P2 हुआ है। तो पहली वाले सिचुएशन में प्रेशर का डिफरेंस जो है दैट इज सरफेस टेंशन के आइडिया से P1 माइनस P0 इज इक्वल टू 4 इंटू सरफेस टेंशन को अगर T कहें तो 40 बाई R1 है, और दूसरे सिचुएशन में 8 P0 बाई 27 इज इक्वल टू 40 बाई R2 के बराबर है। अब इस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में P1 इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब इज इक्वल टू P2 इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब। तो यहाँ से R1 P1 R1 क्यूब इज इक्वल टू P2 R2 क्यूब, या यूँ कहें कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू P2 बाई P1 टू द पावर 1/3। यह है। अब सेकेंड केस में एक्सेस प्रेशर कितना है डेल्टा P, ये हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट केस में डेल्टा P गिवन है 144।
ये P2 माइनस 8P0/27 है। तो यहाँ से हम लिखें डेल्टा P बाई 144 इज इक्वल टू R1 by R2. This is equal to P2 by P1 to the power 1 by 3. अब P2 और P1 वो कितना है? यहाँ पर ध्यान रहे एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो डेल्टा P in both cases is much smaller than the chamber pressure. चेंबर में जो प्रेशर है P0 या 8P0/27 उसके कंपैरिजन में जो प्रेशर का डिफरेंस जो है वो बहुत स्मॉल है। तो यहाँ पर अब हम ये लिख सकते हैं P1 को क्या लिख सकते हैं? P1 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर प्रेशर P0 प्लस डेल्टा P1 और यहाँ पर P2 को क्या लिख सकते हैं? ये 8P0/27 प्लस डेल्टा P2। तो उसको हम लिखें 8P0/27 प्लस डेल्टा P2, इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखें और P0 प्लस डेल्टा P1 टू द पावर 1/3 और यहाँ पर जो अप्रॉक्सीमेशन है दिस कम्स टू आवर रेस्क्यू इन कैलकुलेशन। हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो ये चूँकि स्मॉल है इनके कंपैरिजन में तो इन्हें नेग्लेक्ट कर दिया। P0 कैंसिल हो गया। 8/27 का क्यूब रूट यानी ये हो गया 2/3। तो यहाँ से डेल्टा P की वैल्यू जो हो गई वो 2/3 ऑफ 144 है यानी 2 × 48 है यानी 96 पास्कल होगा। यानी डेल्टा P इन पास्कल ये 96 होगा एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड नहीं है, 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। मोर देन 1 चैप्टर जरूर, एक केटीजी वाला केटीजी थर्मोडायनेमिक्स वाला कॉन्सेप्ट है, दूसरा जो है वो सरफेस टेंशन वाला कॉन्सेप्ट है। हैविंग ऑप्शन मिसलीडिंग ऑप्शन नहीं है, हैविंग वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, पर कैलकुलेशन जरूर थोड़ा लेंथी है तो उसकी वजह से हम इसे यस कह सकते हैं। मोर देन 1 करेक्ट टाइप ये भी नहीं है, वेरी ट्रिकी और कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओवरऑल ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट का मिक्स है। तो ओवरऑल इसका स्कोर जो हम देंगे वो 6 आउट ऑफ 10 है। ये मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट अब हम देखें पैसेज टाइप क्वेश्चंस। इसमें पहला पैराग्राफ जो कह रहा है इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ईच of the 2 slits A and B as shown in the figure are oscillating about their fixed center and with a mean separation 0.8 mm। तो यहाँ पर ये जो स्लिट के बीच का सेपरेशन है ये वेरी कर रहा है, ये स्लिट्स ऑसिलेट कर रही है और मीन सेपरेशन 0.8 mm है। द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एट टाइम t is given by d is equal to 0.8 plus 0.04 sin omega t where omega is 0.08 radian per second। The distance of the screen from the slit ये given है 1 meter है। The wavelength of light used given है 6000 angstrom है। The interference pattern on the screen changes with time with the central bright fringe remains at O। यहाँ पर bright fringe की position change नहीं होगी, central maxima center पे ही होगी। The 8th bright fringe above the point O oscillates with time between 2 extreme positions। The separation between these 2 extreme positions in micrometer ये क्या होगा ये पता करना है। तो 8th ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन जो होगी नॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो उसकी पोजीशन y इज इक्वल टू 8 बीटा के बराबर होगी, दैट इज 8 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d के बराबर होगी। अब एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी मैक्सिमम और कुछ मिनिमम पोजीशन होगी। तो मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन की बात अगर करते हैं तो डेल्टा y अगर लिखें तो दैट इज 8 लैम्डा कैपिटल D इंटू 1/d मिनिमम
-1/d मैक्सिमम। ओके, और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है ये वाली क्वांटिटी जो है ये 0.04 प्लस में या 0.04 माइनस में होगी। तो हम यहाँ पर अब वैल्यूज पुट करें। एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में डिस्टेंस जो है 8 इंटू लैम्डा जो है दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻7 इंटू डी 1 है इंटू 1 बाई जो डी की मिनिमम वैल्यू जो है वो 0.8 माइनस 0.04 मिलीमीटर में इंटू 10⁻³ माइनस 1 बाई 0.8 प्लस 0.04 इंटू 10⁻³ है। तो यहाँ पर इसे 48 10⁻³ को बाहर ले आए तो ये बचेगा 10⁻⁴ इंटू यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू 0.04 बाई 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.04 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये 48 इंटू 8 यहाँ से 10⁻² और -4 -6 यानी माइक्रोमीटर में आ जाएगा। तो माइक्रोमीटर डायरेक्टली लिख दें और ये हो जाएगा 0.64 माइनस ये हो जाएगा 0.0016। तो ये वैल्यू हो जाएगी। हम अगर इसकी सिंप्लीफाइड सिचुएशन देखें, इस टर्म को अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 600 और इस टर्म को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 601.5। यानी यहाँ पर वैल्यू जो होगी अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं स्मॉल टर्म को तो ये 600 और अगर नेग्लेक्ट नहीं करते हैं तो 601.5 माइक्रोमीटर होगी। यानी इसकी सिचुएशन में अब कौन कैसे सॉल्व करेगा नहीं मालूम। हम इसकी रेंज जो लिख सकते हैं वो 600, ये राउंड ऑफ करके भी अगर कुछ करना हो तो 602। तो रेंज के अकॉर्डिंग अगर लिखें तो ये 600 से लेकर 602 तक है, लेकिन एक्चुअल अगर इसकी वैल्यू हम देखें तो दिस इज 601.5 है। यहाँ पर ये क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी या फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, बेस्ड ऑन मोर देन वन चैप्टर। ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट जरूर थोड़ा सा है इसमें, लेकिन वो बिना यूज़ किए ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मोर देन वन चैप्टर ये वाला क्वेश्चन एटलीस्ट नहीं है। हैविंग ऑप्शन मिसलीडिंग नहीं है। हैविंग वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट या सॉल्यूशन ऐसा भी नहीं है। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन टाइप नहीं है। बहुत ट्रिकी भी नहीं है। ओवरऑल ये मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका स्कोर जो हम देंगे दैट इज़ 5 आउट ऑफ 10 है। अब नेक्स्ट उसी क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो इसमें ये कहा है द मैक्सिमम स्पीड इन माइक्रोमीटर पर सेकेंड एट विच 8 बाइट फ्रिंज विल मूव। तो यहाँ की जो 8 बाइट फ्रिंज है वो किस स्पीड से मूव करेगी, वो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी ये पता करना है। 8 ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन y इज इक्वल टू 8 बीटा के बराबर है, दैट इज 8 लैम्डा कैपिटल d बाई स्मॉल d। जहाँ ये d जो है ये टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ये अगर टाइम के साथ वेरी करेगा तो y भी टाइम के साथ वेरी करेगा। तो इस y के वेरिएशन की स्पीड जो है वो उस 8 ब्राइट फ्रिंज के स्पीड की बराबर है। तो हम इसे लिखें dy बाई dt दैट इज ddt ऑफ 8 लैम्डा d बाई d। इस d और इस d में कंफ्यूज मत होना, ये d जो है सेपरेशन है और ये डिफरेंशिएशन है। तो v की बात अगर हम करते हैं v इज इक्वल टू 8 लैम्डा कैपिटल d और यहाँ पर ये ddt ऑफ 1 बाई d है, यानी ये माइनस 1 बाई डी स्क्वायर dd बाई dt के बराबर है। अब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, साइन से कोई मतलब नहीं है। तो v इज इक्वल टू 8 लैम्डा कैपिटल d
बाई डी स्क्वायर इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन डी डी टी ऑफ 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी है, ये हमें पुट करना है। तो दैट इज 8 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन तो ज़ीरो है, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, और मैक्सिमम की बात अगर करें तो कॉस ओमेगा टी को 1 पुट कर दें और डायरेक्टली हम वी मैक्स की अगर हम बात करते हैं, दिस इज इक्वल टू एन टू 0.04 ओमेगा के बराबर हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ अगर हम पुट कर दें, 8 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू ये हो गया है कितना 1 इंटू 0.04 ओमेगा दिया हुआ है कितना, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0.08 अपॉन ये जो है ये डी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए। तो ये मिनिमम वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये हो गया 0.8 माइनस 0.04 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से ऐसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइक्रोमीटर पर सेकंड में पूछा है, तो ये 10 टू द पावर -6 को हम हटा दें तो 8 इंटू 0.6 इंटू 0.04 इंटू 0.08 बाई 0.8 माइनस 0.04 इसका स्क्वायर माइक्रोमीटर पर सेकंड। और यहाँ पर ये डी जो है ये मिलीमीटर में है, डी की वैल्यू मिलीमीटर में है 10 टू द पावर -3, तो यहाँ पर एक 10 टू द पावर -6 भी आएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इट कम्स आउट टू बी 24 माइक्रोमीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू जो होगी ये 24 होगी। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट थ्योरी फार्मूला बेस्ड नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। एसएचएम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा बेस्ड ऑन मोर देन वन चैप्टर। ज़रूर यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और एसएचएम दोनों का कॉम्बिनेशन है। हैविंग ऑप्शन मिसलीडिंग ऑप्शन कुछ भी नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। हैविंग वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट, थोड़ा स्टेटमेंट इसका लॉन्ग जरूर है। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन टाइप नहीं है। वेरी ट्रिकी और वेरी कॉम्प्लेक्स ऐसा भी नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफ़िकल्टी साइड में, क्योंकि कैलकुलेशन लेंथी है, बहुत सारा कैलकुलेशन करना है, कॉन्सेप्ट जो लगना है वो तो लगना ही है। तो इसको हम थोड़ा टफर साइड में मानेंगे, तो इसका स्कोर 7 आउट ऑफ 10 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, two particles 1 and 2 each of mass m are connected by massless spring and are on a horizontal frictionless plane as shown in the figure. Initially the two particles with their center of mass at x naught are oscillating with amplitude a and angular frequency omega. Thus their position at time t is given by x naught plus d plus a sin omega t and x2 is x नॉट माइनस डी माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो ये ऑसिलेट कर रहे हैं x नॉट पोजिशन के अबाउट, d इनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है और इससे d डिस्टेंस है और a जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, d ग्रेटर देन 2a। पार्टिकल 3 ऑफ मास m मूव्स टुवर्ड्स दिस सिस्टम विद अ स्पीड a ओमेगा बाई 2 की स्पीड से ये मूव कर रहा है एंड अंडरगोज इंस्टेंटेनियस इलास्टिक कोलिजन विद पार्टिकल 2 एट टाइम t नॉट। Finally, particle 1 and 2 acquire a center of mass speed v cm and oscillates with amplitude b and same angular frequency omega. Now, if the collision occurs at t equal to 0, the value of v cm by a omega क्या होगा ये पता करना। तो यहाँ पर यह समझे ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं t इक्वल टू 0 पर, ये है कहाँ पर, t इज इक्वल टू 0 अगर यहाँ हम पुट करते हैं तो x1 जो है वो x नॉट प्लस डी पर है, ये जो है ये x नॉट प्लस डी पर है और ये जो है ये x नॉट माइनस डी पर है और ये ऑसिलेट कर रहे हैं।
इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये दोनों पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन के अबाउट ये ऑसिलेट करते हैं और इनका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो a है। अब इस मीन पोजीशन पे जब है तब इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम हाई स्पीड है, हाई स्पीड से ये मूव करें तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये सेकेंड पार्टिकल इधर आ रहा है ए ओमेगा की स्पीड से और ये इधर जा रहा है ए ओमेगा की स्पीड से। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट में है। अब यहाँ पर एक थर्ड पार्टिकल आता है ए ओमेगा बाई 2 की स्पीड से, ये u जो है ये ए ओमेगा बाई 2 की स्पीड है और t इक्वल टू 0 में इसके साथ कोलाइड करता है, इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। तो इलास्टिक कोलिजन में हमें ये पता है कि वेलोसिटीज इंटरचेंज, और चूंकि स्प्रिंग है तो इंस्टेंटली इस फर्स्ट पार्टिकल पर कुछ ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये उसी स्पीड से मूव कर रहा होगा। यानी कोलिजन 2 और 3 के कोलिजन के ठीक बाद ये सेकेंड पार्टिकल जो है ये मूव करने लगेगा ए ओमेगा बाई 2 की स्पीड से और फर्स्ट पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है ए ओमेगा की स्पीड से। तो इसका आइडेंटिकल पार्टिकल है, मासेस सेम है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो होगा m इंटू ए ओमेगा m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2। तो ये m कैंसिल होगा, तो यहाँ से ये 3/2 यानी 3/4 ए ओमेगा होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं VCM बाई ए ओमेगा इज इक्वल टू 3/4 यानी 0.75 के बराबर होगा। तो VCM बाई ए ओमेगा की वैल्यू 0.75 है, तो इसका आंसर 0.75 है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, बेस्ड ऑन मोर देन वन चैप्टर। यस, यहाँ पर जो कंडीशन लग रहा है, इलास्टिक कोलिजन की कॉन्सेप्ट लग रहा है, SHM की सिचुएशन की भी बात आ रही है जहाँ पर वो मीन पोजीशन पे है इनिशियली, तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है वो कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। हैविंग मिसलीडिंग ऑप्शन रॉन्ग आंसर, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन नहीं है। स्टेटमेंट लॉन्ग ज़रूर है और मोर देन वन करेक्ट टाइप ये नहीं है। ट्रिकी कॉम्प्लेक्स ये नहीं है। ओवरऑल ये मॉडरेट टू टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसका स्कोर हम देंगे 7 आउट ऑफ 10। इट्स नॉट दैट इजी, क्वेश्चन को पढ़ के समझना भी पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इफ द कोलिजन ऑकर्स एट टाइम t0 इक्वल टू π/2 ओमेगा देन द वैल्यू ऑफ 4b स्क्वायर बाई a स्क्वायर क्या होगा। अब b जो है अब वो नया एम्पलीट्यूड है, ओके। तो ये अब हमें फाइंड आउट करना है, ये टाइम जो t0 है इज इक्वल टू π/2 ओमेगा। ओमेगा को अगर हम टाइम पीरियड के टर्म्स में लिखें 2π/t तो ये t/4 हो गया। हमने t इक्वल टू 0 पे देखा कि पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, मैक्सिमम स्पीड से टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा था। अब t/4 टाइम यानी पार्टिकल अब एक्सट्रीम पोजीशन पे आ चुका है। एक्सट्रीम पोजीशन पे इस पर्टिकुलर टाइम पे 2 और 1 इन दोनों की स्पीड 0 है। अब 0 स्पीड से मूव कर रहे हैं और इस मोमेंट में आके कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो वेलोसिटी से इंटरचेंज होगी। अब पार्टिकल 2 की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ए ओमेगा बाई 2। इस इंस्टेंट में पार्टिकल 1 की वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो अब जो नया जो सेंटर ऑफ मास की इस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्पीड होगी VCM जो होगी वो m ए ओमेगा बाई 2 प्लस 0/2m यानी ए ओमेगा बाई 4 हो जाएगी। तो अब सेंटर ऑफ मास ए ओमेगा बाई 4 से मूव कर रहा है, पार्टिकल 2 ए ओमेगा बाई 2 से मूव कर रहा है और पार्टिकल 1 0 स्पीड से मूव कर रहा है। ये ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है। तो अभी सिचुएशन ये है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो ए ओमेगा बाई 4 से मूव कर रहा है, पार्टिकल 2 जो है ये ए ओमेगा बाई 2 से मूव कर रहा है
और पार्टिकल 1 जो है ये 0 से मूव कर रहा है। तो अब अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें, यानी सेंटर ऑफ मास की स्पीड अगर हम 0 कर दें, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में 2 पार्टिकल जो है वो a ओमेगा बाई 2 की स्पीड से राइट में, और पार्टिकल 1 जो है वो a ओमेगा बाई 4 की स्पीड से लेफ्ट में मूव कर रहे हैं। और यहाँ से सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल 2 की डिस्टेंस जो है वो a के बराबर है। अब a डिस्टेंस पे इसकी स्पीड जो है वो a ओमेगा बाई 4 के बराबर है, यानी अब ये a जो डिस्टेंस है ये एम्पलीट्यूड नहीं है, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कुछ और है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मान ले b है। तो किसी इंटरमीडिएट पोजीशन में वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमें मालूम है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो a ओमेगा बाई 4 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जहाँ ये एम्पलीट्यूड है। अब एम्पलीट्यूड को हम b मान लें तो b स्क्वायर माइनस पोजीशन जो है वो एक्स स्क्वायर जो कि a स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से ओमेगा को एलिमिनेट करें, स्क्वायर कर दें बोथ साइड, तो a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, a स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी यहाँ से हम लिखें b स्क्वायर इज इक्वल टू 17a स्क्वायर बाई 16, या यहाँ से हम लिखें 4b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 17 बाई 4, 17 बाई 4 यानी ये हो जाएगा 4.25। तो 4b स्क्वायर बाई a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4.25 के बराबर है, यानी अपना जो इस क्वेश्चन का आंसर है ये 4.25 के बराबर होगा। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला या थ्योरी बेस्ड नहीं है, थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन मोर देन वन चैप्टर। हाँ, यहाँ कोलिशन का कॉन्सेप्ट है, सेंटर ऑफ मास से फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है, ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट है, तो सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही है। तो मल्टीपल चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं, मिसलीडिंग ऑप्शन कुछ नहीं है। वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट, ये ऑब्वियसली पैसेज हैं तो लॉन्ग स्टेटमेंट टाइप तो है ही। मोर देन वन करेक्ट टाइप ये नहीं है। वेरी ट्रिकी और कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इसमें चाहिए, ट्रिकी और कॉम्प्लेक्स ज़रूर है। यानी ओवरऑल ये क्वेश्चन टफ़ की कैटेगरी में है, और टफ़ की कैटेगरी में इसका स्कोर हम 8 आउट ऑफ 10 देंगे, तो ये टफ़ क्वेश्चन की कैटेगरी में है। दैट्स ऑल फॉर द पेपर। अब यहाँ से देख सकते हो कि सेकंड पेपर जो है वो कंपैरेटिवली फर्स्ट पेपर के कंपैरिजन में टफ है, मॉडरेट टू टफ है। तो आई होप कि तुम लोगों ने परफॉर्म अच्छा किया होगा, एंड लेट अस होप कि रिजल्ट भी अच्छा आए। थैंक यू।